बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बायोलॉजी क्लास 9 में आपको वेलकम करते हैं। आज हम इसका लेक्चर नंबर 24 जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 हम ऑलरेडी जिस तरह से डिस्कस कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। जो मेजर टॉपिक हमने स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर नंबर 23 में वो था एनिमल टिश्यूज़ एंड प्लांट टिश्यूज़। एनिमल टिश्यूज़ के अंदर हमने एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू ये दो टाइप्स हमने उसकी लेक्चर नंबर 23 के अंदर डिस्कस कर ली थी। थोड़ा सा आपको ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन जो है वो दोबारा से करवाता जाता हूँ। एपिथेलियल टिश्यू जो है वो एनिमल बॉडी में आउटर कवरिंग प्रोवाइड करने का जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है? एपिथेलियल टिश्यू है। आउटसाइड से बॉडी आउटसाइड से जितनी कवर्ड होती है वो सारी आपको फिजिकली जिस तरह से नज़र आ रही होती है, बाहर से जो टिश्यू आपको नज़र आ रहा होता है वो बेसिकली एपिथेलियल टिश्यू ही होता है। जैसे कि स्किन ये एपिथेलियम से बनी हुई होती है, ये एपिथेलियल है। उसके बाद सेकंड है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जो है जैसे कि नाम से जाहिर है कनेक्टिंग फंक्शन परफॉर्म करता है पूरी बॉडी के पार्ट्स को। पूरी बॉडी के अंदर ये टिश्यू जो है वो कनेक्ट कर रहा होता है, या इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो पूरी बॉडी के अंदर जो है वो कनेक्टेड होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कौन कौन से एग्जांपल्स पढ़ी थी इसके अंदर? कार्टिलेज की एग्जांपल पढ़ी थी, पूरी बॉडी के अंदर जो है वो स्कैटर्ड हैं। उसके बाद बोन है, बोन्स जो स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी में बोन्स का बना हुआ है, उससे हम वो क्या है बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू है। इसके अलावा ब्लड की एग्जांपल हमने पढ़ी थी, ब्लड जो है वो भी कनेक्टिव टिश्यू की एक एग्जांपल है। और सबसे लास्ट में हमने एक और एग्जांपल पढ़ी थी, वो क्या थी? इसमें एडिपोज टिश्यू। ये सारी टाइप्स जो थी ये थी कनेक्टिव टिश्यू की। आज हम इसकी थर्ड टाइप जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। वो कौन सी है? मसल टिश्यूज़। वो है मसल टिश्यू, मसल्स। मसल्स उर्दू में लफ्ज़ इसके लिए पट्ठों का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। बॉडी के अंदर जो जितने मसल्स होते हैं वो क्या करते हैं? बॉडी को कंट्रैक्ट करने का काम करते हैं, बॉडी को कंट्रैक्ट करने का काम, सुकड़ने का काम करते हैं। इन मसल्स, इनके जो सेल्स हैं उनकी एबिलिटी होती है कि वो कंट्रैक्ट कर सकते हैं, वो सुकड़ सकते हैं। ठीक है, एक बात अच्छी तरह से क्लियर कर लें, अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लें। किसी भी मसल के अंदर, किसी भी जो मसल का सेल है उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ कंट्रैक्ट करने की एबिलिटी होती है, पुश करने की एबिलिटी कभी भी किसी मसल में नहीं होती। ठीक है, ये मैंने आपको कल जब मैंने मसल टिश्यू को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था उस वक्त भी समझाया था। हमने क्या कहा था कि ये फिंगर्स हैं, ये जब इस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो इन साइड जो मसल्स हैं हाथ की पाम वाली साइड पे जितने मसल्स हैं ये कंट्रैक्ट होते हैं, तो ये अंदर वाली साइड पर फिंगर्स मूव करती जाती हैं इन मसल्स के कंट्रैक्ट होने की वजह से। अब ये मसल्स वापस पुश नहीं कर सकते, इनको पुश करने की एबिलिटी मसल के अंदर कभी भी नहीं होती। ठीक है, अब क्या करते हैं ये इन मसल्स ने कंट्रैक्ट कर लिया। अब इधर वाले जो मसल्स हैं बैक साइड वाले, जब ये कंट्रैक्ट करेंगे तो हैंड फिंगर्स अपनी पहली पोजीशन पर वापस आ जाएंगी। जब ये साइड कंट्रैक्ट हो रही थी तो इधर वाले मसल्स रिलैक्स हो रहे थे। जब ये साइड कंट्रैक्ट होना शुरू होगी तो इधर वाले मसल्स जो हैं ये रिलैक्स हो जाएंगे, ये उसको लूज़ कर देंगे, उनको बोन्स को वापस अपनी जो प्रीवियस पोजीशन है वो उसमें जाने में उसमें कोई रुकावट पेश नहीं करेंगे। ठीक है, अब आगे इसकी डिटेल पढ़ते हैं। एनिमल बॉडी में कहाँ कहाँ पाई जाती है? कंसिस्ट ऑफ बंडल ऑफ लॉन्ग सेल्स, कंसिस्ट ऑफ
बंडल ऑफ लॉन्ग सेल्स, लंबे लंबे सेल्स जो हैं वो इसके अंदर शामिल होते हैं, वो मौजूद होते हैं पूरी बॉडी के अंदर। जैसे मैंने कहा है, अब लेंथ वाइज जब इसने पूरे हैंड को मूव करना है तो मसल्स जो हैं वो काफ़ी लेंथी सेल्स होंगे जो इनको दूर दूर से जो है वो कंट्रैक्ट करके वापस मूव करवाने के काबिल होंगे। अब जो बंडल उसके बन जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उन्हें हम मसल फाइबर्स कहते हैं। जो इसके बंडल बन जाते हैं, बंच बन जाते हैं, गुच्छे बन जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मसल फाइबर्स। अब मसल टिश्यू जो है ये किसी भी एनिमल बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा मिकदार में पाया जाने वाला टिश्यू है। सबसे ज़्यादा टिश्यूज़ की अगर हम, ये हमारे पास जितनी टाइप्स लिखी हुई हैं, हम इनमें सब में अगर इसकी बॉडी के अंदर इसकी परसेंटेज काउंट करें तो सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज बनती है वो मसल टिश्यू की बनती है। गोश्त, फ्लैश जितना होता है उस सब के अंदर जो है वो मसल्स मौजूद होते हैं। वो क्या करते हैं? इस वजह से इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू फाउंड इन एन एनिमल, इन एनिमल्स। मोस्ट अबंडेंट, कसरत से पाया जाने वाला, अबंडेंस जिस चीज़ की बहुतात हो, अक्सरियत हो। मोस्ट अबंडेंट सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला टिश्यू है इन एनिमल्स, एनिमल बॉडी के अंदर पाया जाने वाला। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू हैव एबिलिटी टू कंट्रैक्ट, जो बात मैं अभी आपको बता रहा था, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू, इस टिश्यू के सेल्स में हैव एबिलिटी, उनमें एबिलिटी होती है टू कंट्रैक्ट, कि वो सिकुड़ सकते हैं, स्ट्रेच हो सकते हैं, खींच सकते हैं। ठीक है? पुश करने की एबिलिटी मसल के अंदर नहीं होती। सिर्फ हम क्या कहेंगे? दिस सेल्स हैव ओनली एबिलिटी टू कंट्रैक्ट, इनमें सिकुड़ने की सलाहियत होती है। आगे चलें। देयर आर 3 काइंड ऑफ मसल टिश्यूज। अब पूरी बॉडी के अंदर जो मसल्स होते हैं, मूवमेंट तो पूरी बॉडी करती है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो डिफरेंट वे में मूव करते हैं। उसकी डिफरेंट टाइप्स किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट हैं वो हम अभी डिस्कस करते हैं। 3 टाइप्स जो हैं, 3 काइंड्स जो हैं मसल टिश्यू की, वो पाई जाती हैं बॉडी में। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ मसल टिश्यूज फाउंड इन एनिमल बॉडी। कौन कौन सी हैं? नंबर 1, स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल, SKELETAL, स्केलेटल, स्केल्टन से निकला है। स्केल्टन ढांचा, फ्रेमवर्क। ठीक है? जो हड्डियों का ढांचा पूरी बॉडी का बना हुआ होता है उसे कहते हैं स्केल्टन। स्केल्टन से रिलेटेड स्केलेटल मसल्स, ऐसे मसल्स जो स्केल्टन के साथ जुड़े होते हैं, हड्डियों के साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है? एक और वर्ड इसके साथ हमने यूज़ किया है, वो है स्ट्राइएटेड मसल्स। ये बेसिकली इनकी एक प्रॉपर्टी है, स्केलेटल मसल्स की ये एक प्रॉपर्टी है। ये सामने इसकी डायग्राम बनी हुई है, ये वाली स्केलेटल मसल्स की ये डायग्राम है। ये एक मसल फाइबर है, ये एक मसल फाइबर है, ये एक मसल फाइबर है। इसमें देखिए दरमियान में इस तरह से क्रॉस आपको स्ट्रिप्स नज़र आ रही हैं बनी हुई, छोटी छोटी पार्ट्स में स्ट्रिप्स नज़र आ रही हैं। इन्हीं को हम स्ट्राइएशंस कहते हैं। स्ट्राइएशन, इन्हीं स्ट्रिप्स की बेस पे हमने इसका नाम स्ट्राइएटेड मसल्स भी रखा हुआ है। ऐसे मसल्स जिनमें दरमियान में स्ट्रिप्स मौजूद होती हैं छोटी छोटी। ठीक है? इस मसल के अंदर क्योंकि स्केलेटल मसल्स में मौजूद होती हैं, इस वजह से क्या है, हमने इसको स्केलेटल मसल भी कहते हैं, स्ट्राइएटेड मसल्स भी कहते हैं। अब अटैच टू मसल्स नहीं, अटैच टू बोन्स, दीज मसल्स आर अटैच टू बोन्स। ये मसल्स बोन्स के साथ जुड़े हुए होते हैं। बोन्स के साथ क्यों जुड़े होते हैं? करना क्या है इसने? फंक्शन क्योंकि क्या है इनका? मूवमेंट ऑफ बोन्स, मूवमेंट ऑफ बॉडी। मूवमेंट ऑफ बोन क्यों लिखा है? जो मसल इस फिंगर की टिप के साथ जुड़ा हुआ है, ये जब कंट्रैक्ट करेगा तो ये फिंगर मूव करती है। ठीक है? जो मसल्स
इस हैंड, इस आर्म के अंदर यहाँ पर अटैच हैं, उनके साथ ये पूरा हाथ बेंड कर जाता है। वो जब वो कंट्रैक्ट होते हैं तो सारे को खींच लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, मूवमेंट्स को पॉसिबल बनाते हैं। जब ये मूवमेंट्स को पॉसिबल बनाएंगे, हमने क्या लिखा फंक्शन इसका, मूवमेंट ऑफ बोन्स। ये फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहे हैं, मूवमेंट ऑफ बोन्स कर रहे हैं। आप ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है उसकी, सेल्स आर स्ट्राइएटेड और स्ट्रिप्ड। स्ट्राइएशंस होती हैं उनके दरमियान, ये स्ट्राइएशंस हैं, ठीक है। एक देख लीजिएगा, एक डायग्राम के अंदर वर्ड जो है वो स्ट्रेशंस लिखा हुआ है, ये वर्ड है स्ट्राइएशंस। स्ट्राइएशन, स्ट्राइएटेड से, स्ट्राइएटेड, स्ट्राइएशन, STRIATED, स्ट्राइएटेड और स्ट्राइएशंस। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, एंड आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। इसका क्या मतलब हुआ, ये तो हमने बात कर ली कि दरमियान में स्ट्रिप्स बनी हुई हैं इस तरह से छोटी छोटी सी। एक और भी मेजर प्रॉपर्टी है इसकी, क्योंकि मसल की लेंथ ज़्यादा होती है, मसल्स की लेंथ ज़्यादा होने की वजह से जब फाइबर बहुत बड़ा हो जाता है तो क्या होता है, एक न्यूक्लियस उसकी पूरी बॉडी को कवर नहीं कर पाता, तो थोड़े सेगमेंट के बाद वहाँ पर एक नया न्यूक्लियस डेवलप हो जाता है, सेल एक ही रहता है, ठीक है। इसलिए हम क्या कहते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड। इसके सेल्स क्या होते हैं, दे कंटेन मैनी न्यूक्लियाई। इसके सेल्स, एक सेल के अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, ठीक है। दे आर कॉल्ड द सेल इन विच देर आर मोर देन वन न्यूक्लियाई आर फाउंड। These cells, those cells are called multi-nucleated cells। जिन सेल्स के अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस मौजूद होता है उसे हम मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल कहते हैं। और जो स्केलेटल मसल्स के सेल हैं ये स्ट्राइएटेड भी होते हैं, स्ट्रिप्स भी होती हैं इसके अंदर, और मल्टी न्यूक्लिएटेड भी होते हैं। दोनों प्रॉपर्टीज इसकी हैं। फंक्शन क्या है, मूवमेंट ऑफ बोन्स, मूवमेंट ऑफ बॉडी, ठीक है। आगे आ जाए, सेकंड टाइप है, सेकंड काइंड इसकी कौन सी है जी, स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स में ये डायग्राम बनी हुई है, आपको बिल्कुल प्लेन फाइबर नज़र आ रहे हैं उसके, उसी तरीके से मसल फाइबर बने हुए हैं। ये भी मसल फाइबर है, ये भी मसल फाइबर है, ठीक है। लेकिन इनमें दरमियान में स्ट्रिप्स नज़र नहीं आ रही। स्ट्रिप्स नज़र ना आने की वजह से ये क्या है, प्लेन नज़र आते हैं, ऊपर से साफ नज़र आते हैं। ऐसे मसल्स क्या कहलाते हैं, स्मूथ मसल्स कहलाते हैं। और ये कहाँ कहाँ पे मौजूद होते हैं, ये मौजूद होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। एलिमेंट्री कैनाल, ये मैंने कल भी आपको बताया, प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था। एलिमेंट्री कैनाल जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, जो ओरल कैविटी से, माउथ से स्टार्ट होती है, ठीक है। और डिफरेंट पार्ट्स इसके कौन कौन से हैं, जहाँ से फूड पास होते होते एंड तक जाती है। अब उसमें सबसे पहले माउथ आ गया, उसके बाद एसोफेगस है। एसोफेगस ये नाली है जो यहाँ से लेके यहाँ तक स्टोमक तक जा रही है। उसके बाद स्टोमक आ गया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन है, फिर रेक्टम है, फिर एनस है। इस तरीके से ये पूरी जो कैनाल ट्यूब की स्ट्रक्चर बन जाती है, इसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। इसके मसल्स क्या करेंगे, मसल्स वहाँ पे क्यों ज़रूरी हैं, हमने प्रीवियस क्लास में भी एलिमेंट्री कैनाल का जब टॉपिक डिस्कस किया था उसमें पढ़ा था कि उसके मसल्स उसको दबा दबा के उसको फूड को आगे लेके जाते हैं। फूड हमने माउथ से जो है वो एंटर कर ली, स्टोमक में चली गई, स्टोमक में जाएगी, स्टोमक से आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगी। अगर मसल्स नहीं होंगे मूव कैसे करेगी, उस मसल्स के बगैर तो वो मूव ही नहीं कर सकती। इसलिए उसके अंदर जो मसल्स मौजूद होते हैं वो स्मूथ मसल्स होते हैं, उनके अंदर स्ट्राइएशन नहीं होती, स्ट्रिप्स नहीं होती। और उसके अलावा एक और प्रॉपर्टी भी है, ये
क्योंकि बहुत लेंथी मसल्स थे, लंबे मसल्स थे, ज़्यादा इनकी लेंथ थी, इसलिए इसमें न्यूक्लियस एक से ज़्यादा थे। इनकी लेंथ इतनी ज़्यादा नहीं होती, इसलिए इसमें ज़्यादा न्यूक्लियस मौजूद नहीं होते। जिस तरह से सेल में एक न्यूक्लियस होता है उस तरह से इनमें एक एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस होगा। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं है, स्मूथ मसल्स मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं है। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आ गए। उसके बाद है जी यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनीज के बाद यूरेटर आती हैं। किडनीज यहाँ पे बैक साइड पे बैक वॉल के साथ जो हैं, बैक वॉल के साथ सेंटर में जो रीढ़ की हड्डी है उसमें राइट और लेफ्ट 2 किडनीज मौजूद होते हैं। ठीक है, उन दोनों किडनीज में से 2 यूरेटर निकलती हैं जो नीचे आ जाती हैं। ये देखें, वन साइड इसमें से निकलेगी यूरेटर, नीचे आ गई, इसमें से भी यूरेटर निकली, इसमें नीचे आ गई। आगे एक स्टोरेज है, ये है इसका यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर, इसमें आप किडनी ब्लड को फिल्टर करते जाएंगे, फिल्टर करके यूरिन प्रोड्यूस करके वो लाके यूरिनरी ब्लैडर में सेव करते जाएंगे। हमारी ज़रूरत के मुताबिक जब हमें फील होगा कि इसमें ज़्यादा क्वांटिटी यूरिन की है तो फिर इसकी बॉडी के जो मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट होंगे तो यूरिन जो है वो बॉडी से आउट हो जाएगा, एक्सपेल हो जाएगा। अब इसमें यूरिनरी ब्लैडर के जो मसल्स होते हैं वो इस टाइप के होते हैं, जिसमें प्लेन होते हैं, स्मूथ होते हैं, स्ट्राइएशन स्ट्रिप्स नहीं होती, सिंगल न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और फंक्शन क्या परफॉर्म करना होता है इसने? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस नंबर 1 हमने क्या पढ़ा? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में फूड मूव करके आगे जाएगी। जब मसल्स ये अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो फूड आगे मूव करती जाएगी। जब इसके मसल्स परफॉर्म करेंगे तो यूरिन यहाँ से पास होके बॉडी से बाहर चला जाएगा। इसके अलावा क्या कौन सी एग्जांपल है? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के अंदर वो कहते हैं जितने मसल्स हैं वो भी स्मूथ मसल्स हैं। ब्लड वेसल्स में से कौन सा पार्ट, कौन सी सब्सटेंस है जो आगे जानी है? ब्लड जाना है। ठीक है, जब मसल्स में क्या होती है? पल्स गुजरती है, थोड़ी थोड़ी देर बाद वो दबती हैं, थोड़ी सी प्रेस होती हैं, ब्लड को जो है वो आगे से आगे पुश करती जाती हैं। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस जो है ब्लड वेसल्स के अंदर होती है, वो भी इन स्मूथ मसल्स की वजह से होती है। दे कंटेन स्मूथ नॉन स्ट्राइएटेड सेल्स विद अ सिंगल न्यूक्लियस। ये सारी बातें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। इनमें स्ट्राइएशंस नहीं होती, स्ट्रिप्स नहीं होती। उसके बाद सिंगल न्यूक्लियस होता है, ज़्यादा न्यूक्लियस एक सेल में मौजूद नहीं होते। थर्ड टाइप पे आ जाएं। थर्ड टाइप इसकी है कार्डियक मसल्स। कार्डियक का वर्ड जब भी यूज़ होता है हार्ट के लिए यूज़ होता है। कार्डियक, हार्ट, रिलेटेड टू हार्ट। कार्डियक, कार्डियक यूनिट का मतलब होता है हार्ट। ये हमने पहले कहाँ पढ़ा था? कार्डियक स्फिंक्टर। ये हम अभी बल्कि हमें नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ये हमारे पास डाइजेशन का चैप्टर आएगा आगे, चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन का। उसमें हम पढ़ेंगे जो एसोफेगस जाके जब अटैच होने लगती है स्टोमक के साथ तो वहाँ पर एक वॉल बना हुआ है, वो क्योंकि बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड, बिल्कुल नज़दीक पड़ा हुआ है हार्ट से, तो उसको हम नाम देते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। ये स्टोमक का एक पार्ट है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। कार्डियक का वर्ड जहाँ पे भी यूज़ होगा हार्ट के लिए यूज़ होगा। वहाँ पे हार्ट को, वहाँ पे कार्डियक नाम इसलिए दिया है कि ये बिल्कुल हार्ट के नज़दीक है। यहाँ से स्टोमक स्टार्ट होता है, ये हार्ट है, तो वो नज़दीक होने की वजह से उसको भी नाम कार्डियक का दिया हुआ है। अच्छा जी, प्रेजेंट इन वॉल्स ऑफ हार्ट। हार्ट की वॉल्स में मौजूद होते हैं। कार्डियक मसल्स कहाँ होते हैं? हार्ट की वॉल्स में।
अब क्या है, these cells are striated। ये हमने जिस तरह से पहले पढ़ा था स्केलेटल मसल्स में, उसी तरीके से इसके मसल्स भी स्ट्राइएटेड होते हैं, उनमें भी स्ट्रिप्स मौजूद होती हैं। लेकिन इसमें और स्केलेटल मसल में डिफरेंस क्या होगा, स्केलेटल मसल जो हैं उनकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से एक ही सेल के अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। लेकिन कार्डियक मसल्स जो हैं इनकी लेंथ इतनी ज़्यादा नहीं होती, इस वजह से इनके सेल्स जो हैं स्ट्राइएटेड तो हैं, स्ट्रिप्स तो हैं, नज़र आती हैं उसमें, ये आपको ये पार्टीशंस नज़र आ रही हैं, लेकिन न्यूक्लियस जो है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं है। न्यूक्लियस सेल के अंदर एक एक ही पाया जाता है, न्यूक्लियस एक से ज़्यादा नहीं पाए जाते। अब ये डिफरेंस हो गया। हार्ट के अंदर पाए जाते हैं, कार्डिक मसल्स कहाँ पे हैं, इन दी वॉल्स ऑफ हार्ट हैं। सेल्स इसके जो हैं स्ट्राइएटेड हैं, स्ट्रिप्ड हैं, बट विद सिंगल न्यूक्लियस, लेकिन उनके अंदर न्यूक्लियस एक ही पाया जाता है। अब हम इसी मसल्स के साथ रिलेटेड एक टॉपिक है, एक हिंट है छोटा सा, वो हम ये बात करते हैं, टर्म इस्तेमाल होती है वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी। वॉलंटरी का वर्ड अक्सर हम बाहर सुनते हैं, रज़ाकार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रज़ाकार कौन होता है, जो अपनी मर्जी से खिदमत करने के लिए आगे आता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिज विल, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक खुद सोच के आता है कि मैंने ये काम परफॉर्म करना है, चाहे मुझे उसकी सैलरी नहीं भी देंगे मैं फिर भी परफॉर्म करूँगा, बेसिक ऐसे होता है। अच्छा जी, वॉलंटरी क्या है, अकॉर्डिंग टू, अंडर ओवर विल, क्या है, अंडर ओवर विल, हमारी ख्वाहिश के मुताबिक। कुछ मसल्स ऐसे हैं, इनमें से टोटल मैंने 3 काइंड्स पढ़ी हैं इसकी, कुछ मसल्स ऐसे हैं जो हमारी ख्वाहिश के मुताबिक काम करना शुरू करते हैं। जब हमारा दिल करेगा तब वो मसल्स काम करेंगे, जब हमारा दिल नहीं करेगा नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल स्केलेटल मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स जब तक मेरी विल नहीं होगी, मेरी ख्वाहिश नहीं होगी, मेरा इरादा नहीं होगा, मैं इस हैंड को मूव नहीं करना चाहता तो नहीं करूँगा, ये मेरी अपनी विल है, वॉलंटरी एक्शन है, ठीक है। अगर ये क्या है, स्केलेटल मसल, इसका मतलब क्या करते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से चलते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से रुकते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से अपनी मूवमेंट्स जो हैं वो करते हैं, इसलिए इन मसल्स की मूवमेंट जो हैं वो वॉलंटरी मूवमेंट्स कहलाती हैं, ठीक है, अंडर ओवर विल होती हैं। जब हमारा दिल करेगा तब हम चलेंगे, जब हमारा दिल करेगा तब हम नहीं चलेंगे, हमारी मर्जी के बगैर स्केलेटल मसल मूव नहीं करेंगे। अब नॉट अंडर ओवर विल क्या होता है, ये टर्म यूज होती है इनवॉलंटरी। कुछ मसल्स हमारी बॉडी के अंदर ऐसे हैं जो हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं चलते, हम उनको कंट्रोल यकीनन उसके ऊपर हमारे ब्रेन का है, कंट्रोल उनको भी हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, लेकिन हम अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उनको कंट्रोल नहीं करते। इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग, जब हम सो रहे होंगे, इवन व्हेन वी आर अनकॉन्शियस, यानी एक आदमी बेहोश पड़ा हुआ है, तब भी ये मसल्स जो हैं ये अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे। फ़र्क कैसे, कार्डिक मसल्स हैं, जब तक आपकी हार्ट बीट चल रही है, चाहे पेशेंट कोमा में पड़ा हुआ है, तब भी उसके कार्डिक मसल्स काम कर रहे हैं, उसका ब्रेन कंट्रोल कर रहा है उनको, लेकिन वो हमारे विल के कंट्रोल में नहीं है। हम अपनी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं उनको कंट्रोल कर रहे कि अब हार्ट बीट बढ़ा दें, अब हार्ट बीट कम कर दें, ऐसे नहीं होता। इसके अलावा स्मूथ मसल्स भी ऐसे ही है, हम सो रहे होते हैं, हमारी फूड की डाइजेशन हो रही होती है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन मूव कर रही होती हैं, वो फूड को
जितना उसमें से अनडाइजेस्टेड फूड है उसको आगे पास करती जाती हैं, आगे तक ले जाती हैं। उसके बाद ठीक है, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। सेम ब्लड वेसल्स के अंदर स्मूथ मसल्स हैं, ब्लड वेसल्स में भी ऐसा ही है। हम सो रहे होंगे फिर भी हमारी बॉडी में जो ब्लड की सप्लाई है वो तमाम पार्ट्स को जो है वो मिल रही होगी, वो मसल्स अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे। यूरिनरी ब्लैडर एक हद तक जो है वो प्रेशर बर्दाश्त कर सकता है, वॉलंटरी तक रहता है, फिर उसके बाद इनवॉलंटरी हो जाता है। फिर जब कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी यूरिनरी ब्लैडर की तो फिर आप जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा लेंगे फिर वो आप वे वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं आ सकेगा। अच्छा जी आगे चलें। आगे है जी 4th टाइप पे हम इसकी डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू जो है किसी भी एनिमल का जो रिस्पॉन्स होता है, जो एनवायरनमेंट से उसको स्टिमुलस आ रही होती हैं, स्टिमुलाई जो उसको एनवायरनमेंट से फीड मिल रही है, कोई भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर है, टेम्परेचर एक स्टिमुलस के तौर पे काम करता है। एक पिन है वो अगर चुभ जाती है वो एक स्टिमुलस है। उसका रिस्पॉन्स देना एक एनिमल की, क्विक रिस्पॉन्स देना एक एनिमल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब एन एनिमल रिस्पॉन्सेस टू स्टिमुलस फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट, अपने एनवायरनमेंट से जो स्टिमुलस आते हैं उनका क्विक रिस्पॉन्स देना एक एनिमल की प्रॉपर्टी है, एक एनिमल की खसूसियत है, कैरेक्टरिस्टिक है उसका। एनिमल हमेशा अपने एनवायरनमेंट से मिलने वाले जो स्टिमुलाई होते हैं उनको फ़ौरन रिस्पॉन्स करता है। इट रिक्वायर्स, अब उसके लिए ज़रूरत किस चीज़ की है उसको, इट रिक्वायर्स ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग पार्ट्स ऑफ बॉडी। उसके बॉडी के पार्ट्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन होगी, राब्ता होगा, उसमें ट्रांसमिशन हो रही होगी इंफॉर्मेशन की, तभी वो ये फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। अगर उसके अंदर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो उसके पार्ट्स को कंबाइन करे, एक पार्ट में होने वाली प्रॉब्लम को दूसरे पार्ट तक बताए जाके इन्फॉर्म करे, अगर वो नहीं इन्फॉर्म करेगा तो वो क्विक रिस्पॉन्स नहीं दे सकेगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अब ये फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? नर्वस टिश्यू परफॉर्म करता है। नर्वस टिश्यू क्या करता है? नर्वस टिश्यू फॉर्म्स अ कम्युनिकेशन सिस्टम। नर्वस टिश्यू जो है वो एक कम्युनिकेशन सिस्टम बनाता है, वो तमाम बॉडी के पार्ट्स को एक दूसरे के साथ जोड़ देता है। एक पार्ट में प्रॉब्लम आती है, उसका मैसेज पूरी बॉडी को मिल जाता है। अगर एक जगह से पिन चुभ जाती है, अगर एक रास्ते में जाते हुए एक जगह से सुई चुभ जाती है, पाँव में कोई कांटा चुभ जाता है, तो वो पूरी बॉडी को रिस्पॉन्स चला जाता है कि इस रास्ते में ये प्रॉब्लम है, बी केयरफुल। ठीक है, ये क्या है, किस वजह से है? नर्वस टिश्यू ने एक कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप किया हुआ है। वो कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो जो उसने डेवलप किया हुआ है उसको, उसमें कौन कौन से पार्ट्स शामिल हैं और वो बनाता कौन है? नर्वस सिस्टम क्या है? अब देखते हैं नर्वस टिश्यू इसके अंदर क्या है। मेनली कंसिस्ट ऑफ नर्व सेल्स। कौन बनाता है इसको? नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स बनाते हैं। ये काफ़ी डिटेल के साथ हमने लास्ट जो है क्लास 8 क्लास में हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। नर्व सेल हमने ये स्ट्रक्चर भी सारा पढ़ा था इसका वहाँ पे, और हमने बल्कि ब्रेन का स्ट्रक्चर सारा हमने वहाँ पे पढ़ा, इसका पढ़ा, नर्व्स का यहाँ पे जिक्र किया हुआ है, नर्व्स की टाइप्स भी हमने वहाँ पे पढ़ी, ये सारी डिटेल हमने वहाँ पढ़ी हुई है। न्यूरॉन्स आर स्पेशलाइज्ड टू कंडक्ट मैसेजेस। न्यूरॉन्स जो हैं स्पेशलाइज्ड टू कंडक्ट मैसेजेस हैं, ये ख़ास तौर पर मैसेजेस को कंडक्ट करने का काम करते हैं। किस फॉर्म में? नर्व इम्पल्स की फॉर्म में। नर्व इम्पल्स प्रोड्यूस होती है एक एंड से इस न्यूरॉन के सेल के अंदर एंटर होती है। ये इसका फाइबर है, ये इसका जो टेल है इस फॉर्म में, ये इस की जो लेंथ है वो हमने जिक्र किया था
कि वो 1 मीटर तक भी हो सकती है। ये एक्सॉन होता है बेसिकली इसका, जिसकी लेंथ जो है वो 1 मीटर तक होती है, और इस साइड से नर्व एंटर होगी और दूसरी साइड से नर्व इम्पल्स नेक्स्ट न्यूरॉन के पास ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, और इस तरह से ये मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर देगा। अब नर्वस टिश्यू कहाँ कहाँ पाया जाता है? सबसे पहले ब्रेन में, सबसे पहले ब्रेन में, ब्रेन के अंदर जो सेल मौजूद होते हैं यही न्यूरॉन मौजूद होते हैं। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों पार्ट हो गए सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, CNS, ठीक है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये क्या हो गया? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ये नर्व्स किस में चली गई? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। CNS एंड PNS ये दोनों हमने लास्ट क्लास जो है प्रीवियस क्लास में हमने ये सारा डिटेल के साथ जो है वो पढ़ा हुआ है। ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, ये इसके एक्सॉन है, ये डेंड्राइट्स हैं, ये इसका एक्सॉन है, ये इसकी सेल बॉडी होती है, ये इसका न्यूक्लियस है दरमियान में, यहाँ पर ये इसका साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर इसके अपने सारे सेल के ऑर्गेनलीज होंगे, और नर्व इम्पल्स इस साइड से डेंड्राइट से एंटर होती है और एक्सॉन से ट्रांसफ़र होके इन ब्रांचेस के ज़रिए नेक्स्ट जो है वो न्यूरॉन तक ट्रांसमिट हो जाती है। एनिमल टिश्यूज़ में चारों टॉपिक्स हमने आज डिस्कस कर लिए हैं। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम प्लांट टिश्यू जो हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 बाय 1 मैंने आपको सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कंसिस्टेंस में बता दिया, कहाँ पर पाए जाते हैं, कहाँ पे हैं, उनकी टाइप्स कौन सी हैं, फंक्शन क्या परफॉर्म करते हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, सारी डिटेल मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दी है। इसको अच्छी तरह से तैयार कर लें और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन में इसको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।